Hello friend, this is Rani Sharma and today we are going to discuss about NCERT Class 6 History. मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बी अ टीचर पर। तो आज हम NCERT क्लास 6 की हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। एक सीरीज़ की तरह चलेगी। आपके सेकंड पेपर के पर्पज़ से, जिनका सोशल साइंस सेकंड पेपर है, तो यहाँ हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट रहेंगे और NCERT बुक से ही, चूँकि उसमें आता है सीधा सीधा, तो और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहेंगे कुछ एक्स्ट्रा जो आते हैं। जिस तरह से आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर पड़े हुए हैं और पूरे ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं। और कोशिश करूँगी यहाँ पर भी कुछ प्रश्न ला सकूँ, तो नहीं तो चैप्टर ही समझा दूँगी अच्छे से और बता दूँगी कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। उसमें आप उसके बाद आप कंफर्म करने के लिए या फिर प्रैक्टिस के तौर पर आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और करनी चाहिए आपको, आई थिंक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जियोग्राफी और फिर पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री या तो 6, 7, 8 की रहेगी या फिर जैसे भी होगा 8th क्लास तक की करना है हमें। तो चलिए करते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं, ये बताया भी था, लेकिन कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ समय नहीं मिल पाया, इस वजह से नहीं कर पाई कंटिन्यू। लेकिन अब एग्ज़ाम लग रहा है दिसंबर में हो सकता है। हालांकि इस बार एग्ज़ाम ने तो काफ़ी घुमाया है, कुछ अभी तक कंफर्म तो है नहीं, लेकिन फिर भी जैसी न्यूज़ आती हैं, कयास लगाए जाते हैं लोगों के, जैसे पता चलता है उस हिसाब से लग रहा है जैसे दिसंबर में हो सकता है। तो हमें उस हिसाब से, बाकी एग्ज़ाम भी होने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि वेट भी कब तक करेंगे लोग, है कि नहीं। बाकी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो सीटेट का भी होगा ही। और CSB के लिए मैंने बताया था, किसी का कमेंट नहीं आया। अगर कोई करना चाहे तो, लेकिन उतना टाइम नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कराऊंगी, बस ऐसे ही। मैंने जब किया था CSB तो एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, यदि कोई चाहे तो, क्या होता है। वैसे तो चलिए छोड़िए, उससे रिलेटेड बातें अभी रहने दीजिए। अभी हम अपना सीटेट पे फोकस करते हैं, तो उसी की यहीं से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं आप, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और इस कोरोना की वजह से, टेंशन की वजह से नहीं पढ़ी है तो अच्छे से डीपली आराम से समझ के पढ़ेंगे। एक चैप्टर एक वीडियो में एक ही चैप्टर रखने की कोशिश करूँगी, ताकि बोर भी ना हो। ज़्यादा लंबा वीडियो होने से बोर होने लगती हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे माइंड की कैपेसिटी उतनी ही है ना, कितनी देर हम पढ़ सकते हैं। इसीलिए क्लासेस भी 45 मिनट 40 मिनट के पीरियड होते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर ऊपर से जाने लगती हैं चीज़ें। हालांकि इंटरेस्ट हो तब तो मन लगता है, तो कोई बात नहीं, दूसरा वीडियो तुरंत देख सकते हैं अगर आपका मन लग रहा है तो। नहीं मन लग रहा है तो एक वीडियो देख के बंद कर सकते हैं। और कोशिश करूँगी कि साथ साथ चलें, पैरेलल ही चलें तीनों सब्जेक्ट, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया तो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने बोला है कई बार, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ। कुछ मंडे टू फ्राइडे ज़्यादा ही बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, तो सैटरडे संडे कोशिश करूँगी, या फिर मंडे टू फ्राइडे भी, जहाँ तक जैसा भी पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी कुछ कह तो नहीं सकते, क्योंकि तबीयत अपने हाथ में नहीं है। लेकिन कोशिश करूँगी जहाँ तक होगा, जितना होगा आपका कंटेंट कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका चैप्टर फर्स्ट है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, मतलब क्या, कहाँ, कैसे और कब। ये तो रसीदास क्वेश्चन, रसीदा का क्वेश्चन क्या था? रसीदा सैड रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आइज। चलिए पेन ले लेते हैं। तो रसीदा क्या है, बैठी पेपर पढ़ रही है, अचानक से उसकी नज़र एक हेडलाइन पे जाती है। किस हेडलाइन पे? 100 ईयर्स एगो, मतलब 100 साल पहले। तो उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि हाउ शी वंडर, उसके मन में क्या प्रश्न उठता है? कुड एनीवन नो
व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो, ये कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। अब 100 साल पहले क्या हुआ था ये जानने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये लिखा है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। ठीक है, ये कैसे हम फाइंड करें कि क्या हुआ था कुछ साल पहले, 100 साल पहले या जितने भी साल पहले। इसमें 100 ईयर्स लिखा है तो 100 साल पहले। तो यस्टरडे यू कैन कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। तो इसके लिए आप रेडियो सुन सकते हैं, टीवी टेलीविज़न देख सकते हैं, है ना, और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। या फिर लास्ट ईयर का जानने के लिए आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, किसी से पूछ सकते हैं जिसको याद हो पिछले साल का कुछ। और व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो, मतलब बहुत समय पहले के लिए क्या करेंगे। तो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो चलिए यही देखते हैं कि बहुत साल पहले पीछे जाने के लिए हम किस तरह से जानेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड। तो पास्ट की कुछ चीज़ें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। व्हाट पीपल ईट, तो पास्ट में हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट पीपल ईट मतलब लोग क्या खाते थे। एंड द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, मतलब वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, किस तरह के घर जिनमें वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर, रूलर्स। तो हम हंटर्स जो शिकारी होते थे ना, हर्डर्स संग्राहक जिनको बोलते थे, फार्मर किसान, रूलर राजा, मर्चेंट व्यापारी, पैरिस्ट पुजारी, और क्राफ्ट्स पर्सन जो शिल्प कलाकार थे, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट। तो वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, और हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि उस ज़माने में बच्चे किस तरह के गेम खेला करते थे, किस तरह की स्टोरी सुना करते थे। दे स्टोरी दे हर्ड, किस तरह की स्टोरी सुना करते थे। द प्लेस दे शॉ, और क्या देखा करते थे। द सॉन्ग्स दे सैंग, मतलब वो किस तरह के गाने गाया करते थे, ये सब हम देख सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, तो चलिए आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। तो यहाँ आपको दिया गया है, ये मैप दिया गया है इस पेज नंबर पे। तो इसमें आपको क्या करना है, नर्मदा नदी को फाइंड करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे नर्मदा नदी ये है, यहाँ पे ये नर्मदा रिवर, यहाँ मैंने सर्कल किया हुआ, ये आपकी नर्मदा नदी है। और फिर उसके बाद नर्मदा नदी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, तो नर्मदा नदी के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल हैव लिव्ड along the bank of this river for several 100,000 years, मतलब नदी के किनारे लोग बहुत 1000 साल पहले नदी के किनारे रहते थे, नदी के किनारे, इस नदी के किनारे रहते थे, किनारे, ठीक है। क्यों रहते थे, क्योंकि यहाँ पानी था पीने के लिए, इसलिए फसल। तो चलिए हम देख लेते हैं उसी हिसाब से बुक में जो लिखा है, अपना कुछ अभी नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदर्स, तो जो कुछ लोग थे पुराने जो यहाँ रहते थे, उनके अंदर एक स्किल थी। स्किल मतलब संग्राहक, जे गैदरर्स है ना, गैदरर्स यानी वो संग्राहक थे। और वो दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। तो इन लोगों को ये ज्ञान था, नॉलेज था कि किस तरह का खाना सही है, इसलिए वो फूड को कलेक्ट करके रखते थे, इकट्ठा करके, इसलिए इनको गैदर्ड बोला गया है, गैदर्ड। तो अपने आसपास जो जंगल थे वहाँ से, एंड कलेक्ट्स रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, मतलब क्या क्या खाने की चीज़ें कलेक्ट करके रख सकते थे। उसमें रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, जड़ें, जैसा कि आजकल भी यूज होती हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर क्या था, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हमें इस मैप में क्या है, सुलेमान और किरथर हिल्स देखनी है। तो यहाँ आप इंडिया का मैप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपका ये सुलेमान, ये किरथर और सुलेमान हिल्स ये दिख रही हैं। ये आपकी आज ये देखा जाए तो पाकिस्तान में है,
क्योंकि अभी हमारे पास इतना ही इंडिया है, ठीक है, ये इतना ही इंडिया है अभी हमारे पास। तो ये पाकिस्तान में है अब, आज देखा जाए तो, लेकिन उससे पहले तो ये सारा एक ही था। इंडिया जब हिस्सा नहीं हुआ था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो हिस्ट्री में तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे ना। तो ये सबसे पहले यहाँ क्या हुआ था वो जान लेते हैं। तो सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। तो यहाँ क्या था, जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, सबसे पहले आदमी और औरतों ने क्या किया था, यहाँ पे फसल उगानी स्टार्ट की थी। किस चीज़ की? वीट एंड वर्ली, यानी गेहूं और ज्वार। यहाँ से प्रश्न आता है कि सबसे पहले कहाँ फसल उगाना शुरू हुआ था, लोग कहाँ बसना स्टार्ट किए थे। तो आप यहाँ सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ याद कर सकते हैं। ये चीज़ तो आपको याद करनी ही होगी, और मुझे लगता है हम पिक्चर देख के ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो आप ये मैप साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर याद रख पाएंगे, दिमाग में बस जाती हैं चीज़ें। पिक्चर वर्ड की बजाय पिक्चर ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा समय तक बसी रहती है। तो इसलिए मैं फिर क्या था, ये फसल उगाई थी कब? अबाउट 8000 ईयर्स एगो, मतलब 8000 साल पहले। सेम इसी तरह से प्रश्न आता है, प्रीवियस देखेंगे तो सेम इसी तरह से प्रश्न आता है कि कितने हज़ार साल पहले, या कौन सी पहाड़ियाँ। ज़्यादा घुमाते नहीं हैं लैंग्वेज, लेकिन अब चूंकि लेवल बढ़ गया है तो थोड़ा लैंग्वेज चेंज करने लगे हैं। लेकिन फिर भी आपने यदि चैप्टर अच्छे से समझा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर है, Here people also began rearing animal like sheep, goat and cattle and lived in villages। और लोगों ने पालतू पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। Locate the Garo hills to the north east and the Vindhyas in central India। और अब हम ये गारो हिल देखने के लिए कह रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट और विंध्यास जो सेंट्रल इंडिया में है। तो गारो हिल्स, गारो के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ये आसाम में है, ठीक है, इधर गारो हिल्स। और सेंटर में आपका ये विंध्यास, सतपुड़ा के घने जंगल, हिंदी भी आपके पास है तो आपको पता होगा। ये लंबी श्रृंखला है पहाड़ की, पर्वत की, विंध्यास की पहाड़ियाँ हैं। तो मैप में ये चीज़ आप यहाँ आपकी पहाड़ी और रिवर के बारे में ही इस मैप में दिया हुआ है। साथ में देख लेंगे कुछ और भी मैप आते रहेंगे। मैप के साथ साथ पढ़ने से हमें चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं, इसलिए साथ ही साथ करते चलेंगे। तो क्या है यहाँ पे, सेंटर की बात की, दीज वर सम ऑफ अदर एरियाज वेयर, ये जो गारो हिल्स और आपकी विंध्यास की पहाड़ियाँ हैं वहाँ। और बता रहे हैं क्या, और एक चीज़ और देख लेते हैं, चलिए याद आ गया है अभी तो, कि प्रश्न इस तरह से भी पूछते हैं। अब मान लीजिए आप ये पार्ट देख पा रहे होंगे ना मैप का, ये आपका अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, और ये आपका इंडियन ओशन है, ठीक है। पूछ लेते हैं प्रश्न कई बार कि आपका अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, द्वीप समूह है, वो कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन सी में है, या फिर इंडियन ओशन में है? तो आप क्या मार्क करेंगे? इसका आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए? आप खुद सोचिए फिर। तो आपको ये याद रखना है, ये आपका बे ऑफ बंगाल में कहेंगे, आप इंडियन ओशन में नहीं कह सकते इसको, ठीक है। लक्षद्वीप और हो सकता है लक्षद्वीप के बारे में पूछ लें कि लक्षद्वीप कहाँ है। ऑप्शन आपके सेम ही रहेंगे, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। तो आपको थोड़ा मैप को समझना है, याद रखना है। और मैप से क्वेश्चन अलग से एक मैप का वीडियो बना दूंगी, कोशिश करूँगी, लेकिन साथ साथ चैप्टर के साथ में भी पढ़ते जाएंगे तो और जितना ज़्यादा आपने थॉर्नडाइक का साइकोलॉजी पढ़ी होगी, चाइल्ड साइकोलॉजी, तो थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम जिसे हम कहते हैं, जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें याद रहती हैं। E.L. थॉर्नडाइक ने 2 तरह के नियम दिए थे, गौड़ और प्रमुख। उसमें 3 थे जो मुख्य नियम थे, तत्परता का नियम, प्रयास का नियम और अभ्यास का नियम। तो इस तरह से ये नियम काम करते हैं, इसलिए हमें
इस तरह से ही पढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट इसमें क्या था कि एग्रीकल्चर डेवलप्ड द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन एट द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और चावल सबसे पहले कहाँ उगाए, वो जगह थी आपकी नॉर्थ ऑफ विंध्यास। अभी हमने सेंटर में देखा ना विंध्यास, उसका नॉर्थ कहाँ होगा, थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी मैप में जब हम लेते हैं तो इधर ईस्ट लेते हैं, इधर वेस्ट लेते हैं, इधर आपका नॉर्थ लेते हैं, इधर साउथ लेते हैं, है ना। तो यहाँ आपका ऊपर साउथ रहता है। तो यहाँ इस तरह से आप इस चीज़ को भी याद करके कुछ थोड़ा दिमाग लगा के भी प्रश्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे प्रश्न आपको आते ही हों, रटना तो पॉसिबल है ही नहीं, और रटना भी नहीं चाहिए। रोट लर्निंग तो करानी से कुछ होता भी नहीं, ज़्यादा याद नहीं रहती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरीज और स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। तो ये सहायक नदियों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आपकी इंडस नदी की सहायक नदियाँ थीं, कौन कौन सी थीं। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished off the bank of these rivers. तो करीब 4700 साल पहले, 4700 साल पहले कुछ सिटी फली फूली, है ना। फ्लोरिस्ट मतलब फली फूली, कहाँ पर, इन नदियों के किनारे, ठीक है, बैंक ऑफ दीज रिवर्स। लेटर अबाउट 2500 years ago cities develop on the bank of गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। और 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे पर और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, वहाँ भी बनी सिटी, ठीक है। एंड अलोंग द सी कोर्स, फिर है लोकेट द गंगा। अब यहाँ आपको गंगा और उसकी सहायक नदियाँ हैं, सोन नदी, इनको देखना है। तो अभी हमने मैप कहाँ था, ऊपर था ना, यहाँ गंगा कहाँ है। तो गंगा आप देख पा रहे होंगे, ये गंगा है, ये यमुना है, लेकिन हम यहाँ गंगा और उसकी सहायक नदी, जैसे मान लीजिए गंगा गई, गंगा सहायक नदियाँ क्या होती हैं, बड़ी नदी में जाके छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं ना, तो वो सहायक नदियाँ होती हैं। तो ये यहाँ गंगा में जाके मिल गई सोन नदी, तो इसकी सहायक नदी हो गई। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैप में हमने देख लिया तो हमें याद रहेगा कहाँ पर था, लोकेशन किस तरह से फाइंड करनी है। तो गंगा नदी के किनारे क्या था आपका, इन एंशियंट टाइम देयर आर द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नॉन एज मगध। तो एंशियंट टाइम में क्या था, गंगा, ये अभी हमने ऊपर देखा, गंगा का जो साउथ था, है ना, साउथ का नीचे होगा, साउथ सॉरी, साउथ था, वहाँ एक नगर विकसित हुआ, कौन सा था, क्या नाम था उसका, मगध, ठीक है, याद रखना ये चीज़ें, अभी प्रश्न आएंगे। तो मगध, इट्स रूलर वाज वेरी पावरफुल, और यहाँ का जो रूलर था यानी शासक था वो काफ़ी पावरफुल था। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। तो यहाँ मैं आराम से इसलिए पढ़ा रही चीज़ों को कहानी की तरह, ताकि आपको याद हो जाए। ऐसे ही हम पढ़ेंगे तो शायद याद ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा कहानी बना के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये जो रूलर था मगध का, काफ़ी पावरफुल था। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और काफ़ी बड़ा राज्य बनाया, किंगडम। किंगडम वर सेट अप in other parts of the country as well. Throughout, people traveled from one part to the subcontinent to another. और लोग एक इस क्या कह सकते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट था ना आपका, भारत महाद्वीप, उपमहाद्वीप जिसको हम कहेंगे, तो लोग क्या करते थे, इस द्वीप से दूसरे द्वीप पर या एक छोर से दूसरे छोर तक क्या ट्रैवल करते रहते थे। क्यों करते रहते ट्रैवल, इसीलिए करते रहते थे ताकि वो जान सकें एक दूसरे के यहाँ क्या होता है, किस तरह का अनाज, खान पान, रहन सहन, सब कुछ सीख सकते थे। सीखने के लिए ट्रैवल करते रहते थे, ठीक है। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयास
desert, river and seas made journey dangerous at time। तो ये जो नदियाँ थीं, समुद्र था, पहाड़ थे, ये उस समय की जर्नी को क्या है, बहुत खतरनाक बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि आजकल तो हम कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन उस समय तो लोग पैदल या फिर जानवरों के माध्यम से ही जाते थे ना। बट नेवर इम्पॉसिबल, कठिन बना सकते हैं, खतरनाक बना सकते हैं, लेकिन असंभव नहीं, ठीक है। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च टू लाइवलीहुड। तो वो लोग क्या करते थे, आदमी औरत मूव करते ही रहते थे जीवन यापन के लिए, लाइवलीहुड के लिए। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्राउट। और वो इसलिए भी छोड़ते थे क्योंकि फ्लड यानी बाढ़ या नेचुरल डिजास्टर, किसी भी तरह से सूखा है, बाढ़ है, कुछ भी होते थे, इसलिए उन्हें मूवमेंट करना पड़ता था, जाना पड़ता था इधर से उधर, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये चीज़ भी देखने वाली है, प्रश्न यहाँ से भी आ जाते हैं। जैसे ये है कि फेसिंग पेज, दिस इज़ अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China and Myanmar. South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent। तो इन सबको क्या है, सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से छोटे हैं। इट इज़ वेरी लार्ज एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाई सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है। फिर क्या है कि throughout people traveled from one part to the subcontinent to another। The hills and high mountains include the Himalaya, desert, river, sea। सॉरी, ये तो पढ़ चुकी हूँ मैं, आगे चलते हैं। Why do people travel nowadays? तो इस समय लोग ट्रैवल यानी यात्रा क्यों करते थे? तो लुक एट मैप 1, वही ऊपर मैप देने के लिए कह रहे हैं हमसे। फिर से देखिए एक बार मैप, वंस मोर, एक बार फिर से देखिए कि हिल, माउंटेन एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल frontiers of the subcontinent। While it was difficult to cross these frontiers, these who wanted could and did scale the mountains and cross the seas। People from across the frontiers also come into the subcontinent and settled here। तो ज़्यादा पढ़ने की चीज़ नहीं है, लेकिन चूँकि रिवीजन और स्टडी दोनों साथ ही हो रहे हैं, इसलिए पूरा पढ़ेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। These movement of people enrich our culture tradition। People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years। तो यही बात मैंने अभी बता चुकी है कि लोग ट्रैवल करते थे क्यों, एक दूसरे से शेयर करने के लिए अपना खान पान, ठीक है, कुकिंग। आपने अभी भी देखा होगा गुजरात में कुछ और तरह से खाना पकाते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में किसी और तरह से, मध्य प्रदेश में। तो सारी स्टेट के पकाने का तरीका अलग अलग है, कुछ डिशेस भी अलग अलग हैं, म्यूज़िक भी अलग है, डांस भी अलग है। तो ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए लोग क्या है, ट्रैवल करते थे और एक दूसरे से शेयर करते थे, ठीक है। फिर है आपका नेम ऑफ द लैंड। तो ये जो धरती है उसका नाम कैसे पड़ा, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। Two of the words we often use for our country are India and भारत। तो हम अपने देश के लिए दो शब्द ज़्यादातर यूज करते हैं, कौन सा? इंडिया और भारत, ठीक है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। तो जो इंडिया वर्ड है वो आप सभी जानते हैं इंडस से निकला है। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं, ठीक है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। तो आप अपने एटलस में ईरान और ग्रीक को देखिए। द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 25 years एगो एंड वर फेमिलियर विथ द इंडस। तो जो 2500 साल पहले ग्रीक और ईरानियन आए थे वो काफ़ी फेमिलियर थे इंडस नदी से, ठीक है। कॉल्ड इट द Hindus or the Indus and the land to the east of the river was called India। तो जो पहले क्या था, सिर्फ इसी एरिया को इंडस या इंडिया कहते थे। The name Bharat was used for a group of people who lived in the north west। अब क्या है ये भरत, है ना,
उन लोगों को कहा जाता था जो कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में, यानी इधर जो आपकी जो कर्सर हिल्स वगैरह थी ना, वहाँ। एक बार मैं फिर से देख लीजिए, चलिए मैं ही दिखा देती हूँ इसको पढ़ने के बाद। एंड हु आर मैंशनड इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में ऐसा मिलता है कि जो भरत नाम के लोग थे, सॉरी भरत उन लोगों को कहा जाता था जो यहाँ रहते थे। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 35 ईयर्स एगो। तो जो संस्कृत में ऋग्वेद है ना, वहाँ पे इनका नाम मिलता है। लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री, और बाद में ये जो भरत शब्द है ना, आप देख पा रहे हैं, पहले ये लोगों के लिए यूज किया जाता था। आप ये प्रश्न पत्र देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि भरत किसे कहा जाता था, किन लोगों को भरत कहा जाता था। तो आप भरत पहले लोगों को कहा जाता, बाद में इस कंट्री का नाम पड़ा, ठीक है, बाद में कंट्री को कहने लगे। तो यहाँ हम क्या देखने वाले थे, कुछ देखने वाले थे ना यहाँ पे, किथर हिल्स देखने वाले थे ना यहाँ मैप में। आप एक बार मैप देख ली ताकि आपको याद हो जाए। इंडस है ना, ये रही आपकी इंडस रिवर, ठीक है, यहाँ ये इंडस रिवर थी। तो इस एरिया के लोगों को पहले भरत कहा जाता था, लेकिन बाद में फिर पूरा देश ही आपका भारत बन गया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आगे। ये फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अब हम पास्ट के बारे में फाइंड करते हैं। तो पहली बात तो ये, अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में आपने सुना होगा, ये पाम लीव्स के ऊपर लिखी जाती थी। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स एगो। ये जो यहाँ आपको दिख रही है मैन्यूस्क्रिप्ट, ये पाम लीफ पे लिखी गई है और 1000 ईयर्स एगो लिखी गई थी, ठीक है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है। एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक, और यहाँ ऐसे होल करके इनको एक रस्सी से बांध के बुक जैसा बना दिया जाता था। टू सी अ बर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट, तो यहाँ ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाए जाते थे ये पत्ते जो आपको दिख रहे हैं, ये भुर्ज नामक या बर्च बार्क कह सकते हैं, या भुर्ज हिंदी में, ठीक है। तो देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज़ टू सर्च फॉर द रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। तो इनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखी हुई, ठीक है, बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड, तो यहाँ लिखा भी है। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनू मीनिंग हैंड, तो ये लैटिन वर्ड है मैनू और इसका मतलब होता है हाथों से। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, तो ये पाम की जो पत्ती होती थी उस पर लिखी जाती थी, और वन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, या फिर यहाँ पे ये जो भुर्ज नामक पेड़ है ना उस पर, या फिर ये पाम लीव्स, दो तरह के पत्तों पे लिखी जाती थी। बार्क मतलब छाल, उस पेड़ की छाल होती है। यदि बार्क पूछा जाए तो आपका भुर्ज नामक वृक्ष हो जाए जिसको ब्रिच बार्क कहते हैं, और पत्ती पूछी जाए तो आपकी पाम लीफ हो जाएगी, ठीक है। विच ग्रोज इन द हिमालयस, जो कि जो पाम लीफ है वो हिमालय में उगती थी, अभी भी उगती हैं। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो कुछ साल पहले कीड़ों के द्वारा खा ली गई, कुछ नष्ट कर दी गई, लेकिन फिर भी बहुत सारी अभी भी सुरक्षित हैं, ठीक है, दे हैव सर्वाइव्ड। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, तो ये आपको कहाँ मिल जाएंगी अभी, या तो मंदिरों में मिल जाएंगी या फिर कोई भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे आपको ये सुरक्षित रखी मिल सकती हैं अभी भी। तो दीज बुक्स डील्ड विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, तो इन बुकों में क्या रहता था, इन बुक्स में सभी तरह के सब्जेक्ट रहते थे। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइफ्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, बिसाइड दीज वर एपिक्स, तो इसमें साइंस भी रहता था आपका, मेडिसिन भी रहती थी, राजाओं के जीवन के बारे में भी रहता था, काफ़ी सारी चीज़ें रहती थी, एपिक्स, पोएम, प्लेस। तो मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, तो इसमें से ज़्यादातर क्या थी, संस्कृत में लिखी हुई थी। अदर वन इन
प्राकृत और कुछ लिखी हुई थी प्राकृत में। लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत लैंग्वेज वो थी जो वहाँ के ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा यूज की जाती थी और तमिल में भी मिलती हैं। तो वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, और हम इंस्क्रिप्शन जिनको हम शिलालेख कहते हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। दीज आर रिटेन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। तो यहाँ आपको इस चीज़ में भी कन्फ्यूज नहीं होना है, इंस्क्रिप्शन और मनुस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन वो होते हैं जो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं, और मनुस्क्रिप्ट आपकी पाम लीफ या फिर वर्च वर्क पे लिखी जाती थी, ठीक है, बुक्स की तरह स्टोर करते थे। और आपका इंस्क्रिप्शन शिलालेख होते थे, जिन्हें शिलालेख कहते हैं, या तो बड़े से पत्थर पे लिखे जाते होंगे या फिर किसी मेटल पर, ठीक है। तो समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। तो कुछ समय पहले कभी कभी जो राजा लोग तो आदेश देते थे कि इन्हें लोगों को पढ़ने के लिए लगा दिया जाए ताकि लोग पढ़ सकें। और देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वर मेड men and women including kings and queen record what they did. For example, kings often kept record of victories in battle. तो ये आदमी राजा रानी की प्रशस्ति कह सकते हैं, अपने युद्ध में उन्होंने किस तरह से जीत हासिल की उसके बारे में इन पे लिखा रहता था, ठीक है। सॉरी। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रिटेन ऑन अ हार्ड सरफेस एंड वॉट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इनको लिखने में कितनी मुश्किल आती होगी, है ना। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में यूज़ की गई थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। अब यहाँ ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो लोग इस चीज़ की स्टडी करते हैं, पास्ट में जो चीज़ें यूज की गई हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनका नाम वो कहलाते हैं आपके आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों के लिए याद रखना है आपको, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। तो वो जो बची हुई बिल्डिंग हैं और पत्थर हैं, ईंट हैं, जो भी हैं, पेंटिंग है, उन पे स्कल्पचर हैं, इन सब की स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकैवेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स। तो वो धरती के अंदर खोद के, मतलब छेद करके कई सारी चीज़ें खोजते हैं, निकालते हैं अपनी स्टडी के लिए, जिसमें हथियार हो सकते हैं, है ना, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स यानी गहने, एंड कॉइन्स और सिक्के। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन। तो इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट आपके पत्थर से बने हुए हो सकते हैं, अदर ऑफ बोन, कुछ हड्डियों के भी बने हुए हो सकते हैं। आपको याद होगा शकुनी महाभारत का वो पासे, उसके जो पासे थे वो उसके पिताजी की हड्डियों के बने हुए थे, इसीलिए वो उसकी बात मानते थे। आजकल ऐसा दिखाते हैं, कहीं लिखा हुआ तो मैंने नहीं देखा है, न्यू महाभारत में ही बताया गया था, आप लोग देखते होंगे महाभारत तो, कि वो पास है उसके पिता की हड्डियों से बने हुए थे, इसलिए वो उसकी बात मानते थे। तो वॉन से पहले क्या है, लोग बनाते थे चीज़ें, ठीक है। बेक्ड क्ले और मेटल, और आपकी बेक्ड क्ले यानी क्या कह सकते हैं, पक्की मिट्टी को पका कर, और मेटल से ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह के पास्ट में जो यूज होते थे, बर्तन हैं, सिक्के हैं, ठीक है, आपको देख पा रहे होंगे, ये 2500 साल पहले इस तरह के बर्तन यूज होते थे, इस तरह के सिक्के, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बोन्स को भी देखते हैं, फॉर एनिमल, बर्ड्स एंड फिश, ये जानने के लिए कौन सा एनिमल था, कैसा, ठीक है। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, और ये देखने के लिए कि पिछले समय में लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव
been burnt. They survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? तो यहाँ आपको क्या लगता है कि कपड़े भी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा फाइंड किए गए होंगे? Historian, that is scholar who study the past, often used the word source to refer to the information found from manuscripts. Inscription and archaeology, one source are found. Learning about the past become an adventure as we reconstructed it bit by bit. So, historian and archaeologists are like detectives who use all these sources like clue to find out about our past. तो आपको समझ पा रहे होंगे कि जो हिस्टोरियन होते हैं वो एक डिटेक्टिव की तरह चीज़ों को देखते हैं और पास्ट के बारे में इकट्ठे करते हैं सोर्स और क्लूज और जानते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है। वन पास्ट और मैनी, तो पास्ट एक है या बहुत सारे हैं? तो यहाँ आपका ये फर्स्ट चैप्टर कितना बड़ा है देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम, ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्रश्न यहाँ से भी आता है, इस चीज़ का ये पिक्चर है उनको देखना, ध्यान रखना। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। चलिए हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम सेकंड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ वन पास्ट और मैनी मतलब अतीत एक या कई सारे। तो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? तो इस बुक का जो टाइटल है ना, अवर पास्ट, वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल, यानी इसको हमने क्या है, बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया है। टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो पास्ट का मतलब अलग अलग लोगों के जो ग्रुप होते थे उनके लिए अलग अलग यूज किया गया है, इसलिए यहाँ इसको बहुवचन के रूप में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज द किंग्स एंड क्वींस। तो जो हर्डर थे यानी संग्राहक थे और शिकारी थे, किसान थे, उनकी लाइफ राजा और रानी की लाइफ से अलग थी, जैसा कि आज भी है ना। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। तो वही बात है, जो व्यापारी थे और क्राफ्ट पर्सन थे यानी शिल्पकार, उनकी लाइफ विभिन्न थी जैसा कि आज है। आल्सो एज इट इज़ ट्रू इवन टुडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। तो ये बात सही है, आज भी लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें यूज करते हैं। जैसे पहनावा, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कुछ अलग खान पान है, अलग पहनावा है, और आपका आसाम में कुछ और है कि नहीं? आप देखें तो हर जगह अलग अलग है, इसीलिए एक नहीं, अतीत को बहुवचन में प्रयोग किया गया है। ठीक है। कई अतीत मतलब सब लोगों के अलग अलग अतीत है ना, इसलिए इसको बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड। तो यहाँ अंडमान की बात कर रहे हैं, तो वहाँ लोग कैसे रहते हैं? गेट देयर ऑन फूड बाई फिशिंग। तो वहाँ के लोग क्या है, अपना खाना फिशिंग यानी मछली, हंटिंग शिकार, एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी जो भाई अंडमान आपको पता है वहाँ जंगल ही जंगल है, घना हुआ है, तो वहाँ के लोग खाना कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या खाते होंगे? तो फिशिंग। ठीक है। समुद्र के किनारे या तो मछली पकड़ेंगे या फिर शिकार करेंगे, या फिर क्या है, जंगल हैं तो जंगल से फल फ्रूट वगैरह कलेक्ट करेंगे, है ना। और लेकिन मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़, और जो लोग शहर में रहते हैं, जैसे जो लोग शहर में रहते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। तो वो क्या है, वो किसी और पर, भाई आपको अनाज, आटा, गेहूँ, खाना जो भी खरीदना है ना, तो वो जो सिटी में रहते हैं वो दूसरों पर डिपेंड हैं, खरीदेंगे ना दूसरों से। तो डिफरेंस सच एज दीज एग्जिस्टेंस इन द पास्ट एज वेल। तो ऐसा ही पास्ट में भी था। ठीक है। बिसाइड दिस इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल
दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। तो पहले क्या था, जो किंग और क्वीन थे वो तो अपनी विजय का रिकॉर्ड यानी लेखा जोखा रखते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉल्क, गैदरर, फार्मर और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। तो राजा रानी के बारे में हमें पता चलता है क्योंकि वो अपने लेखा जोखा रखते थे, अपनी लड़ाइयों का, अपनी प्रशस्ति, हर चीज़ का। लेकिन जो आपके संग्राहक थे, किसान थे, ये लोग नहीं रखते थे क्योंकि इनके पास सामग्री नहीं होती थी, या फिर ये समझ लीजिए इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए ये लोग अपने जीवन का लेखा जोखा नहीं रखते थे। इसलिए इनके बारे में हमें उतना क्लियरली पता नहीं चलता है। हालांकि जो आपके पुरातत्वविद हैं यानी आर्कियोलॉजी के द्वारा पता चला है काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अभी भी अननोन है, बची हुई हैं पता करने के लिए। ठीक है, राजा रानी का लिखा हुआ था इसलिए उनको सीधा सीधा पता चल गया, लेकिन ये लोग अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे जैसे किसान संग्राहक, तो उनके बारे में पता करना अभी भी बाकी है। व्हाट डू डेट्स मीन? तो यहाँ आपकी जो तारीख है उसका मतलब क्या है? तो इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, तो कोई आपसे तारीख पूछता है, यू विल प्रोबरली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। तो आप क्या बताते हैं? दिन बताते हैं, है ना। आज 10 तारीख है, 10वां महीना है, 2000 साल है, 2020। एंड समटाइम्स these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। तो ये जो आपकी जो साल है 2000 से जीसस क्रिस्ट के जन्म, इस 2000 साल को आपका सेंटर मान लिया गया है जीसस क्रिस्ट के जन्म का। इससे बाद की जो साल हैं उनको आफ्टर क्रिस्ट, सॉरी यहाँ देख लीजिए, पढ़ते हैं। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर बीसी, यानी बिफोर क्रिस्ट, उनके पहले का जो समय है, जो 2000 को सेंटर मान के उसके पहले का जो समय है उसको बीसी कहेंगे। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 200 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ 200 को क्या माना, 2000 को क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट माना है, और उससे पहले का जो है वो है बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद का है। तो यहाँ डेट के बारे में देख लेते हैं, क्लियर दिया हुआ है कि लेटर्स विद डेट्स। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका एक आता ही आता है, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है, समझना है चीज़ों को बेहतर ढंग से कि बीसी मीन्स क्या होता है। वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। तो बीसी का सबसे पहली बात तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, दूसरा है यू विल समटाइम्स फाइंड एडी, कभी कभी आपको ना एडी भी लिखा हुआ मिल जाता है ना। बिफोर डेट्स दिस स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड एनो डोमिनी। तो जो एडी है आपका 2 लेटर से बना हुआ है जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल क्रिस्ट। सो 2005 कैन ऑल्सो भी रिटन एज एडी। तो जो बाद का समय है 2000 बाद का, उसको हम एडी भी लिख सकते हैं 2005। ठीक है, समटाइम्स सीई, कभी कभी क्या है हमें सीई भी मिल जाता है लिखा हुआ, इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी। तो आपका जो सीई है वो एडी की जगह पर भी यूज हो सकता है। एंड बीसीई इंस्टेड ऑफ बीसी, तो जो बीसीई है वो बीसी की जगह। द लेटर सीई स्टैंड फॉर कॉमन एरा। तो यहाँ जो सीई है ये आपका कॉमन एरा के लिए, सीई का फुल फॉर्म है कॉमन एरा। एंड बीसीई फॉर बिफोर कॉमन एरा। वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग from about 200 years ago and sometimes the letter BP, अब यहाँ BP भी आ गया, BP मीनिंग होता है बिफोर प्रेजेंट, आर यूज्ड। ठीक है, इतने इस तरह के आपको जो शॉर्टकट मिल जाएंगे उन सब का मीनिंग आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझने में चीज़ें आसानी होगी। फाइंड आउट डेट्स मेंशन ऑन पेज 3। तो यहाँ पेज 3 पे जो कुछ डेट दी हैं आप बैक जाएंगे तो मिलेगा, नहीं तो एनसीईआरटी की तो बुक्स ही आप बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेती हैं,
ऐप डाउनलोड कर लीजिए और बुक से भी पढ़िए थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें हम खुद से पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा याद रहती हैं, ज़्यादा समझ में आती हैं, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है। कुछ लोगों को वीडियो देख के समझ आती हैं, कुछ को पढ़ के समझ में आती हैं, लेकिन रिवीजन के तौर पे आपको पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है खुद भी पढ़ना, खुद की पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है, तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। फिर है एल्सवेयर। अब यहाँ दूसरी बात आ जाती है, वी हैव सीन द इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन की बात अभी हो चुकी है। आर रिटेन ऑन हार्ड सरफेस, यानी शिलालेख जिनको हम कहते हैं, हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं। मैनी ऑफ दिस वर रिटेन सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। तो ये जो जितने भी इंस्क्रिप्शन थे वो दोनों चीज़ में थे, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में। लैंग्वेज विच वर यूज्ड, इनमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटेन। तो स्कॉलर लोग कैसे समझते हैं कि उनके पास उसके ऊपर क्या लिखा था। दे कैन डन थ्रू आउट अ प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट। तो इसमें क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं कि लेटर इस तरह से, ठीक है, ये कोडिंग कह सकते हैं इसको हम। जैसे आपको कहीं स्क्वायर दिख गया, उसका मतलब है पी, हाफ सर्कल यानी टी, ओ, एल, एम, इस तरह से ये पिक्चर के साथ कनेक्ट होते थे कोड की तरह। तो आपको इसके साथ पिक्चर याद करनी होती थी। आपको इस लेटर के साथ ये पिक्चर याद है तो आप पिक्चर के थ्रू पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से प्रश्न यहाँ से भी आता है, देख लीजिए, इस चीज़ को याद रखना। जैसे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि एल का मतलब शेर होता है, ठीक है, एल का मतलब शेर होता है, तो आपका इसमें ए का मतलब क्या होगा। तो चूँकि यहाँ पे बर्ड बनी हुई थी, ठीक है, आपको पक्षी जैसा दिख रहा है, तो एल से लोगों ने सोचा एल फॉर लॉयन, तो ए फॉर समझ में नहीं आया, लेकिन तो ए फॉर आप वर्ड नहीं बोल सकते और ना किसी वर्ड का नाम, बल्कि आप इसको किसी वर्ड से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी पक्षी का नाम ए से स्टार्ट होता है तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। लेकिन सिर्फ ये वर्ड नहीं, ये दो वर्ड तो उसमें आए थे प्रश्न में, इसलिए मुझे याद है, लेकिन प्रश्न में आपको हो सकता है कुछ और पिक्चर दे के भी पूछ ले, है कि नहीं। इसलिए ये जो पिक्चर है इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना है और कोडिंग डिकोडिंग की तरह कुछ चीज़ें हमें लर्न करनी ही होती हैं, है ना। वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरीज ऑफ डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। तो ये इजिप्ट से मिला था। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, जो कहाँ पर है, आपकी नॉर्थ अफ्रीका में है। वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स एगो। रोसेटा, रोसेटा एक नाम है, इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इजिप्ट। तो इजिप्ट के जो नॉर्थ ईस्ट में एक रोसेटा नाम का टाउन है। एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड। यहाँ पे जो एक स्टोन मिला था इस तरह की भाषा में लिखा हुआ, ठीक है, विच कंटेंट इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये 3 डिफरेंट लैंग्वेज लिखा हुआ था, ग्रीक एंड 2 फ्रॉम इजिप्टियन, की लोकल लैंग्वेज होंगी 2, है ना, एक ग्रीक थी और 2 इजिप्टियन की कोई लोकल लैंग्वेज होगी। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिंगर आउट दैट द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस वर enclosed in a little frame called a cortege. Then they then placed the Greek and Egyptian signs side by side. तो कार्टोज इसको बोलते हैं। ये वर्ड थोड़ा पढ़ने में आप खुद भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार हम इसीलिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप यदि बिगिनर हैं तो आप लाउडली पढ़िए, आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, है ना। एंड आइडेंटिफाइड द साउंड्स फॉर विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड, एज यू कैन सी अ लॉयन स्टूड फॉर एल एंड अ बर्ड फॉर ए, ठीक है। वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर, दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल। तो एक बार उन्हें वर्ड के बारे में ठीक से पता चल गया ना कि किस लेटर से कौन सी पिक्चर कनेक्टेड है, तो वो सारी भाषा पढ़ सकते हैं। इसी तरह से तो हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं ना, सारी लैंग्वेज
हम पिक्चर के थ्रू ही तो, अब ए है, ए भी तो क्या है, ABCD, या यहाँ पे जो लेटर्स हैं, लैंग्वेज कैसे बनती है, ऐसी बनती है पिक्चर के थ्रू। इस तरह से हमें पता है, इस तरह से ए बनता है ना। तो हम चीज़ों को उसको पहले तो रटते ही है ना, दिमाग में इमेज बनती है, जिस भी तरह से समझते हैं। अब यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर आ गए, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। आपने शुरू में वीडियो देखा, मैंने बताया था कि नर्मदा वैली क्या थी। मगध, गारो हिल्स सबसे पहले यहाँ बताया गया है। गंगा वैली, द फर्स्ट सिटीज़, और इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। तो ऊपर हमने पढ़ा था, मैप काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश की थी, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपकी आई थी। अब ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आपको इतना तो करना ही होगा, ठीक है। यदि आप ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। हम क्लास में जाते हैं, कोचिंग पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो होमवर्क भी मिलता है, इसीलिए हमारी स्टडी कंटिन्यू रहती है। तो मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको होमवर्क के तौर पे दूंगी, तो आपको वो करना होगा और फिर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आप ऑप्शन बता दीजिए, ए का, 2, बी का, सी, ऐसे करके, ठीक है। तो मुझे पता चले कि हाँ आप सच में मेहनत कर रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप अपने शब्दों में इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए, और ये कीवर्ड्स की तरह आप इनको लर्न कर सकते हैं, जो डेट्स हैं। और ये क्वेश्चन एक्चुअली बच्चों को उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए खुद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए प्रश्न है, लेकिन फिर भी आपको इन्हें बच्चों को पढ़ाना है, इस उद्देश्य से तैयार करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप इतना ही पढ़िए, समझिए, और कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।